Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the important topics of 6th April 2024. The first one is talking about the drones. Related to drones, India में it is regulated by DGCA, Director General of Civil Aviation. And what are the conditions for the regulation of the drone? It is classified under three types: drone regulation, micro, mini, and normal drone. Further, अगर ड्रोन अगर यूज करना है तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द नियर बाय डीजीसी. तो ड्रोन रूल्स अगर देखा जाए तो इंडिया में 2021 में ड्रोन रूल्स आया था. उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ कुछ जगह पे ही अलाउड है ड्रोन उड़ाना. ओनली इंडिविजुअल होल्डिंग अ रिमोट पायलट सर्टिफिकेट registered on the digital sky platform can only use the drone. तो National Test Houses, the test laboratory established in 1919, offers certification for drone design, parts, propeller, engine, and control system. So it received its first drone model for certification from Gurugram-based Airborne Innovation. इससे हेल्प क्या होगा कि जो प्राइवेट एजेंसी है उनका रोल बढ़ेगा और इंडिया भी ओवरऑल सेल्फ सफिशिएंसी हो सकता है लॉन्गर टर्म में विद रिगार्डिंग टू ड्रोन टेक्नोलॉजी. तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ड्रोन रूल्स है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन डीजीसी है, बस. यहाँ पे ड्रोन रेगुलेशन के रिगार्डिंग जैसे 3 कैटेगरीज आपने बोला, एक माइक्रो ड्रोन होता है, एक मीडियम एंड एक लार्ज. तो माइक्रो ड्रोन माइक्रो के केस स्मॉल में मीडियम ऐसे. तो माइक्रो ड्रोन के केस में दे मे नॉट फ्लाई हायर देन 60 meters अबव द ग्राउंड लेवल. एंड इन केस ऑफ मीडियम और लार्ज ड्रोन्स तो आपको डीजीसीए से परमिशन लेना इम्पोर्टेंट होता है. इसके अलावा 3 कलर्ड एरियाज होते हैं, या जब हम एयर स्पेस मैप की बात करते हैं तो विच इज अवेलेबल ऑन सिविल एविएशन मिनिस्ट्रीज वेबसाइट ऑल्सो. तो येलो एरिया रिप्रेजेंट्स कंट्रोल्ड एयर स्पेस है, ग्रीन में आपको कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, रेड में नो फ्लाइंग इज परमिटेड देयर. तो येलो वाले केस में जो कंट्रोल्ड एयर स्पेस है उसके लिए आपको परमिशन चाहिए होती है. येलो जोन की अगर टेरिटरी की बात करते हैं तो अर्लियर इट वाज 45 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम द एयरपोर्ट्स पेरीमीटर, बट अब उसको रिड्यूस कर दिया है टिल 12 किलोमीटर ऑफ रेडियस. एंड ग्रीन जोन में जहाँ पे कोई परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है वहां पे द एयर स्पेस इज अप टू 400 feet. दैट हैज it has been designated in case of green zone, and 200 feet above the area located between 8 and 12 kilometers from the perimeter of an operational airport. This is for the येलो जोन. तो येलो जोन जो एयरपोर्ट के पेरीमीटर से 12 किलोमीटर की रेडियस में है उसमें इट इज अप टिल 200 feet ऑफ हाइट. यस. एंड नो फ्लाई जोन्स जो रेड जोन्स हैं वहां पे इट इज विद इन 5 kilometers ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेरीमीटर्स. फॉर एग्जांपल मुंबई में, दिल्ली, चेन्नई, जहां पे भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर देयर तो वहां पे द रेडियस इज 5 kilometers. तो 5 kilometers में देयर इज नो फ्लाई जोन विच इज द रेड जोन. और इन केस ऑफ एनी सिविल, प्राइवेट और डिफेंस एयरपोर्ट तो वहां पे द रेडियस इज 3 kilometers. तो दीज आर दी पेरीमीटर्स. अब इसमें रोल ऑफ रोल ऑफ प्राइवेट बॉडीज टू एनहांस द इनकम ऑफ द फार्मर्स ग्रुप कैसे हो रहा है. आईटीसी हैव इन्वेस्टेड इन अ टेक्नोलॉजी, उसका नाम है आईटीसी मार्केट फॉर एडवांस एग्रीकल्चर एंड रूरल सर्विसेज. उसके तहत दे विल ब्रिंग 1500 एफपीओ एंड 1.5 million फार्मर्स अंडर इट. आईटीसी मार्स ये एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है दैट विल ड्राइव द सर्विसेज टू द विलेज लेवल. उससे क्या फायदा होगा कि 15% इनकम बढ़ेगा. किस किस एरिया में काम करते हैं वो प्लेटफॉर्म, वेदर अपडेशन, क्रॉप एडवाइजरी, फिर मार्केट लिंकेज. तो ओवरऑल क्रॉपिंग से रिलेटेड, क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड, शोइंग पैटर्न से रिलेटेड, फिर इरिगेशन, उसका सॉइल हेल्थ उसी से रिलेटेड,
और फिर ओवरऑल मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, उससे ओवरऑल फिजिगिटल फिजिटल फिजिटल मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट प्लस डिजिटल इन्वायरमेंट को इंटीग्रेट किया जाएगा इसके अंदर में। तो रोल ऑफ, तो दिस शोकेस द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर और रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ITCMRs. It will enhance the income of 10 million farmers. On revamped priority list, Satpura Lake being filled up with raw sewage water from drain, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रे वाटर नहीं है, ब्लैक वाटर भी है. The water originating them had very high fecal coliform level, a mark of the untreated sewage. तो रिगार्डिंग सिर्फ दिल्ली में ऐसा इशू नहीं है, बहुत जगह इशू ऐसा है कि लेक इज अमंग 1040 वाटर बॉडीज. दिल्ली गवर्नमेंट वेटलैंड अथॉरिटी फॉर नोटिफिकेशन. इंडिया में बात किया जाए तो वाटर बॉडीज मोस्टली 50% अराउंड इट इज पॉन्ड. उसके बाद जो वाटर बॉडीज है इट इज रिजर्वर, फिर लेक्स है. तो अगर रूरल अर्बन डिवाइड देखा जाए वाटर बॉडीज में, तो सिर्फ और सिर्फ 5 to 6% वाटर बॉडीज इट इज प्रेजेंट इन अर्बन एरियाज. बाकी 90% से ऊपर 90-95% इट इज प्रेजेंट इन रूरल एरियाज. दैट इज वाई वी नीड more creation of the water bodies in the urban areas to recharge the aquifers. And second कि वेस्ट ट्रीटमेंट प्लान चाहिए. और EPR मॉडल पर इसमें काम होना चाहिए कि हर एक वाटर बॉडीज के लिए एक हो सकता है कम्युनिटी वाटर रिसोर्सेज कमेटी बैठना चाहिए जो चेक कर सके कि लोकल लेवल पर वाटर बॉडी साफ सुथरा है कि नहीं, या फिर लोग कंप्लायंस है कि नहीं, देयर इज अ कंप्लायंस और नॉट अकॉर्डिंग टू द वाटर एक्ट 1974 और उससे रिलेटेड जो भी रूल्स है. तो सीवेज यहाँ पे हम ट्रीटमेंट बात प्लांट. करें। लेकिन इशू दो है इसमें. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो यमुना से रिलेटेड बात भी किए थे पहले कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को चाहिए मोर एंड मोर क्लोरीन, जो एक इशू रहता है क्लोरीन का. क्लोरीन इन लार्ज अमाउंट इट इज नॉट अवेलेबल. दूसरा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इट इज नॉट functioning in a very good manner because of the lack of infrastructure. तो यमुना में भी क्राइसिस हो रहा था और सिंपली ये वाटर बॉडीज में भी. बोलो मन. तो सतपुला की बात हो रही है, तो सतपुला लेक, सतपुला डैम भी है. सो सतपुला टर्म से अगर हम मीनिंग डिसाइफर डिकोड करते तो सत मीन्स सेवन, पुल मीन्स ब्रिज. तो दिस इज दी सेवन आर्क्ड ब्रिज, इसलिए इसको सतपुला बोलते हैं. जो आर्चेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो उसमें इनोवेशन हुआ, तो इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में आप देखोगे कि सेवन आर्च टाइप पिलर्स बने हुए हैं. Coming to its importance, so this comes from the time period of Sultan Muhammad Shah Tughlaq. So it is believed that he constructed that the bridge was constructed during his reign. So he was from the Tughlaq dynasty, and so it means कि it is an ancient water harvesting dam. तो उस टाइम पे भी we can talk about कि water harvesting उस टाइम पे भी इस चीज की importance को recognize किया गया था. तो is the importance. सतपुरा लेक के ऊपर जो डैम है या फिर वो तुगलक डायनेस्टी समय के. हाँ, सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे बनाया गया, ठीक. जिनको मोहम्मद तुगलक भी बोला जाता है. When we talk about drugs and illegal trafficking, तो दो बहुत की हाईलाइट होता है फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्ट. एक गोल्डन ट्रायंगल, एक और गोल्डन क्रेसेंट. गोल्डन ट्रायंगल इस रीजन में कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, और गोल्डन क्रेसेंट इस वाले रीजन में ईरान, अफगानिस्तान एंड सराउंडिंग सेंट्रल एशिया मिक्स करके, और इंडिया बीच में. तो ओवरऑल इंडिया इज मोर वर्नेबल टू दिट. इसलिए जो गोल्डन क्रेशन के बगल में गुजरात पोर्ट, इसलिए वहां पर हमेशा देयर इज अ सीजर ऑफ $3.1 billion वर्थ ऑफ ओपीएम, फिर ड्रग्स. सिमिलरली इन केरला पोर्ट और ऐसे होता है. तो इसमें की हाईलाइट ये है कि एक ड्रग है टी मेथ,
और जो दुनिया भर के जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, दे आर बैटलिंग अगेंस्ट इट, क्योंकि उनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। टी मेथ methamphetamine is a powerful highly addictive stimulant. It affects the central nervous system. जो भी ड्रग्स होते हैं, इट इज फॉर एग्जांपल राइट फ्रॉम ओपियम टू वीड टू मेथ एमडीएमए, सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टैकल करते हैं। उसके जो डोपामिन रिसेप्टर है उस पर बाइंड करते हैं, उसके कारण आपको हाई फील होता है। तो क्रिस्टल मेथ is a form of a drug that looks a glass fragment, shiny blue white rocks. It is manufactured in Mexico and Myanmar. तो it gives high similar to cocaine and other drugs. लोअर होता है, हाई ज़्यादा है, तो कैसे यूज़ किया जाता है उसको, पिल के या फिर इंजेक्ट किया जाता है। तो ओवरऑल जो चाइनीज टी टी बैग्स है उसके अंदर में फिल करके इट वाज ट्रैफिकिंग थ्रू द पोरस बॉर्डर, या फिर टी बैग को यूज करके एयरपोर्ट के थ्रू कर रहे थे। तो इसमें दिक्कत क्या होता है कि वो कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि टी का भी स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है और ओवरऑल मेथ का स्मेल कम होता है, तो अगर उसके अंदर छुपाएंगे तो डॉग्स को भी दिक्कत होता है। तो एक इसमें इशू है। So methamphetamine is the drug. So this is also used in for like medicinal treatments also. तो इसको second line treatment के लिए use किया जाता है where there is any disorder related to hyperactivity, which is again you can say कि neural disease है. And even in treating obesity, so this is used there. Apart from this, there is one United Nations Convention on Psychotropic Substances treaty है 1971 की. And secondly, there is this single convention on narcotic drugs of 1961. तो इसमें it did not ban the newly discovered psychotropic substances. तो उसका scope limited था only till cannabis, coca and opium like drugs. हम्म। अब तो इसी से दो बात किया treaty. तो एनडीपीएस एक्ट 1985 इंडिया में स्टैट्यूटरी बॉडी दिया जाता है, और एनसीबी नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी उनको मैंडेट किया जाता है। एंड अंडर द एनडीपीएस एक्ट इट प्रोहिबिट्स पर्सन फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इवन पोजीशन परचेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच इलीगल सब्सटेंसेस। तो एनसीबी के बारे में अगर बात किया जाए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी रिगार्डिंग illegal substances and combating drug trafficking in India. Given mandate So under NDSPS statutory 95. Hmm. statutory body है 1986 में it was constituted. Hmm. Next, पिन कोड MH1718 इन अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जब बात करते हैं तो स्टेशन इंडिया में दो है वहां पर, मैत्री एंड भारती। एंड नॉर्थ में बात करते हैं हिमाद्री, हिमालय इज इन नॉर्थ, दैट इज वे हिमाद्री इन आर्टिक। अब इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू द रिसर्च in the ocean and polar cryosphere, NCPOR. It is under the Ministry of Earth Sciences. NCPOR is an executive body, autonomous body for the research purposes on the polar and ocean matter. हाइड्रोग्राफी हो सकता है, मिनरल्स के बारे में बात कर सकते हैं, थर्मोहाइलाइन, थर्मोक्लाइन, क्रायोस्फीयर स्फीयर में चेंजेस क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज कैसे इंपैक्ट कर रहा है, व्हाट इज द कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन द थर्ड पोल एंड सेकंड पोल, फर्स्ट पोल। ये सब काम करने के लिए एनसीपीआर को मैंडेट किया जाता है। और इससे क्या फायदा होगा कि ओवरऑल इंडियन पोस्ट अगर वहां जाएंगे तो जो साइंटिस्ट वहां पर है दे कैन अपडेट द पीपल लाइव, और फिर वो ट्विटर में वीडियो डाल सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। उससे दे कैन कनेक्ट विद द पीपल, दे कैन कनेक्ट विद द रिसर्चर बैक इन इंडिया, तो आसानी हो। तो So where इम्पोर्टेंट it is located? Location कहाँ है इसकी औशक?
It is लोकेशन? there in Goa, in the state of Goa. जो इंस्टीट्यूशन है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, इज देयर इन गोवा. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस की अगर मैंडेट की बात करते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो मैनेजमेंट एंड अपकीप ऑफ जो अंटार्कटिक रिसर्च बेसिस है मैत्री एंड भारती, और आर्कटिक बेस हिमाद्री. देन जो हमारे रिसर्च वेसल्स भी जाते हैं, मैनेजिंग देयर एक्टिविटीज, एंड जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फॉर एग्जांपल जो साइंटिफिक सर्वेज करने होते हैं या डीप सी ड्रिलिंग होता है, तो वहां पे द रोल ऑफ द सेंटर बिकम्स प्रोमिनेंट. Yes. Next, inner and outer worlds of climate change. So we can say that outer world of climate change, that is increase of the temperature, so sea level, increase of the sea level, so ocean acidification. इसको तभी डील कर सकते हैं when there is a reform in the attitude regarding the usage of the material और जो limited resources है वर्ल्ड वाइड. तो ह्यूमन, उनका जो मेंटल स्टेट है, अगर उसमें रिफॉर्म आएगा तो ऑटोमेटिकली वी कैन डील विद द क्लाइमेट चेंज. वो तब आएगा when human will understand the importance of power under the theory as mandated by Hannah Arendt. Power can be used as a responsible manner to create something good for the society. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर CSR फंडिंग, या फिर आप NDC की बात करते हो, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, या फिर अब व्हेन वी टॉक अबाउट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, उसमें आप जब मैंडेट देते हो, EPR मैंडेट है, इन्फोर्स करते हो कंप्लायंस, तो वो पावर का यूसेज है. दूसरा, महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द इनर डेमोक्रेसी और इनर एनलाइटनमेंट, उसी से इनर स्वराज, उसी कारण जो वर्ल्ड वाइड चेंजेस होगा, सोसाइटी का चेंज होता है, वो इम्पैक्ट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल का थिंकिंग, इट इम्पैक्ट द सोसाइटी एंड वाइस वर्सा. दैट इज वाई वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड विद इन अस, इकोसिस्टम ऑफ माइंड. वहाँ पर डेटा वो लोड ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग का इशू है, ग्रीड ज़्यादा है, डिज़ायर ज़्यादा है. तो इसलिए आप जब डिज़ायर ज़्यादा है, ग्रीड ज़्यादा है, तो आप मटेरियल रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, उससे कारण क्लाइमेट चेंज होगा और डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट होगा. जब तक अपने दिमाग के अंदर में चेंजेस नहीं लाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी और ओवरऑल जो डेटरेंट है थ्रू द यूज ऑफ लॉस एंड रूल्स, इट इज ए शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं रहेगी. इसको एक इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, इनर एंड आउटर वर्ल्ड्स. तो इनर वर्ल्ड में हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात कर सकते हैं, कंट्रीज जो बिलीव ही नहीं करते कि क्लाइमेट चेंज होता भी है. आउटर वर्ल्ड में वी कैन टॉक अबाउट ग्लोबल साउथ, कि दे आर पुशिंग फॉर इट, दे आर डिमांडिंग कि देयर शुड बी कॉमन एंड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लाइमेट फाइनेंस होना चाहिए इक्विटेबली, दैट शुड बी अवेलेबल. तो एक ये डायकॉटमी या फिर हम हिपोक्रेसी ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड मेंशन कर सकते हैं. हम्म. और यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड नैरो इकोलिज्म और ब्रॉड इकोलिज्म. नैरो में ह्यूमन को आप सोचते हो कि आपको करना चाहिए क्लाइमेट चेंज के बारे में काम, क्योंकि ह्यूमन को फायदा होगा, ह्यूमन लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाए, इसलिए करना चाहिए. ब्रॉड में सोचते हैं कि ह्यूमन इज अ पार्ट ऑफ होल स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, ह्यूमन सिर्फ एक पार्ट है, इसलिए हम लोग करना चाहिए, क्योंकि वी हैव सम काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द नेचर. तो ब्रॉड. Inclusion is not a matter of political correctness, it is a key to growth. Justice for all, social justice principle of Harold Lasky, it talks about कि जो इंक्लूजन है सोसाइटी के अंदर में, इट शुड बी फेयर एंड जस्ट. तभी हो सकता है व्हेन द पावर इज यूज रिस्पॉन्सिबली, और इट इज नॉट अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस. सिर्फ और सिर्फ बात नहीं करना है, आपको इम्प्लीमेंट भी करना है. फॉर एग्जाम्पल, जो जो चेन है, चेन रिएक्शन सोसाइटी के अंदर में, अगर आप इंक्लूसिव बात नहीं करेंगे तो ओवरऑल इनइक्वालिटी बोथ इन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक टर्म्स विल इंक्रीज. तो इसलिए स्टेट का इंटरवेंशन जरूरी होता है टू एक रीडिस्ट्रीब्यूट. कैसे? टैक्सेशन के थ्रू, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू रिजर्वेशन, सब्सिडीज, गिविंग इंसेंटिव टू द न्यू इंडस्ट्रीज. कैसे? PLI, DLI, स्टैंड अप इंडिया. और फिर
सोशल इनक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए, फॉर एग्जांपल सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके अगेंस्ट में SC/ST एक्ट, तब जाकर के ओवरऑल जो इंक्लूसिव ग्रोथ होगा इंडिया का वो अचीव कर सकते हैं। वो मन से। हाँ मतलब वी शुड सी इट इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, इंक्लूसिव ग्रोथ मैंडेटरी, इट इज अ प्री रेक्विजिट, इट इज अ गिवन थिंग कि वो चीज होनी चाहिए। तो इवन इफ वी आर सीइंग रिजल्ट्स ऑन ऑल्सो लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन में वी आर सीइंग डिजिटली पेमेंट्स या UPI की ग्रोथ हो रही है, बैंक अकाउंट्स आर बीइंग ओपनड अप, तो दोज अचीवमेंट्स ऑल्सो शुडंट बी पॉलिटिसाइज्ड। तो उसको वहां पे देयर शुड बी दिस गैप, और ऑब्जेक्टिवली देयर शुड बी द ग्रोथ जब हम इंक्लूसिवली या इंक्लूसिव एलिमेंट की बात करते हैं। हम्म। तो वेटिंग फॉर द समन रिगार्डिंग द RBI पॉलिसी MPC। तो अभी समर आएगा, तो उसमें क्राइसिस ऑलरेडी स्टेट दैट इंडियन GDP इज ग्रोइंग एट 6.28% दिस ईयर ऑल्सो। तो उसके के लिए मॉडरेट इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर देर विल बी डिक्रीज इन द लिक्विडिटी, उसके कारण इट कैन इम्पैक्ट द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एंड ऑल्सो द एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। दूसरा बात करते हैं कि जब बोल पहले आप कंप्लीट कर लो कोई। फिर आने वाले समय में जब समर आएगा तो देर विल बी इंक्रीज इन फूड इन्फ्लेशन एंड ऑल्सो द फ्यूल। उसके हिसाब से ओवरऑल इट विल इम्पैक्ट द मॉनेटरी पॉलिसी रेट, क्योंकि इंडिया में ओवरऑल वी डिपेंड मोस्टली ऑन द डोमेस्टिक फैक्टर रादर देन US। बस अभी तो आया नहीं यहाँ पे data, तो वी कैन। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है, तो और ऑन द अदर साइड इन्फ्लेशन बात हो रही है, इन्फ्लेशन लेकिन सप्लाई साइड फैक्टर्स, फियर ऑफ इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे मॉनसून की बात हो रही है, ऑयल प्राइसेस की बात हो रही है, क्या RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ऑन दी सप्लाई साइड फैक्टर्स? तो आंसर इज नो। तो ये एक यहाँ पे भी काइंड ऑफ क्लैश है, या फिर हम बोल सकते हैं जो गैप एग्जिस्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई साइड इन्फ्लेशन के बीच में। तो द रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी शुड आल्सो इंक्रीज जब हम सप्लाई साइड इन्फ्लेशन की बात करते हैं, एंड उसको उस तरीके से देखना चाहिए। इवन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स हैं उन्होंने भी इस चीज को हाईलाइट किया है। तो एक ये इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पे। हम्म। मतलब आप रेपो रेट इंक्रीज और डिक्रीज करोगे तो फूड सप्लाई कैसे चेंज होगा उससे? उसका तो कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। हम्म। लेकिन इम्पैक्ट करता है ना इंडिया को, फूड से इंडिया का जो रेपो रेट है उसमें। नहीं, रेपो रेट फूड सप्लाई को कैसे इम्पैक्ट करता है? फूड सप्लाई नहीं, फूड सप्लाई और उनका जो इन्फ्लेशन है इट विल इम्पैक्ट द रेपो रेट। अगर ज़्यादा होगा तो इट विल क्रिएट अ मोर एंड मोर फिस्कल डेफिसिट क्रिएट होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटिंग फूड ग्रेन प्रोग्राम NFSA के अंदर में। तो एक्सपेंडिचर, तो लोअर फूड इन्फ्लेशन मतलब क्या होगा कि लो एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट का। हायर फूड इन्फ्लेशन में ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, उससे फिस्कल डिफिसिट बढ़ेगा। तो उस कहीं ना कहीं अब तो वो उसका चीज तो इम्पैक्ट होगी। लेकिन रेपो रेट का इम्पैक्ट नहीं होगा ना, जैसे हम फूड इन्फ्लेशन को रेपो कम रेट करने के की ऊपर बात इम्पैक्ट करें होगा, तो क्योंकि हाँ, फूड सप्लाई के ऊपर कैसे इम्पैक्ट होगा उसकी बात हो रही है। तो उसमें भी फिस्कल पॉलिसी ज्यादा इफेक्टिव है इन केस ऑफ डीलिंग विद द सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। in a first IPL has introduced sign language commentary. It is only when society does not make disability a barrier that it isn't. We can say that जो IPL है, it is a mode of a social engineering that can be used by the public administrator to create some change in the society. और यहाँ पर introduction of sign language showcases that PWD or public with disabilities also constitute 2% of the Indian population. They should be integrated टू द सोसाइटी, और उनको भी एक अधिकार मिलना चाहिए, वो देख सके, वो भी इंजॉय कर सकते हैं IPL। सिमिलरली IPL जो एक इवेंट है, क्रिकेट इवेंट इंडिया में, इट कैन बी यूज्ड फॉर द सोशल मैसेजिंग रिगार्डिंग द बेंगलुरु वाटर क्राइसिस से लेकर के मोर वोट, आप जाके वोट दीजिए इन लार्जर नंबर्स टू द यूथ। तो अलग अलग एरियाज में स्टेट कैन इंटरवीन
it can create awareness through IP. So regarding disabilities, one act is there, PWD Act 2016. Yes. And also, this fulfills the obligations under the United Nations Convention on Rights of Persons with Disabilities, ratified by India in 2007. So earlier also we were having Disabilities Act 1995, so 2016 Act has replaced that. हाँ कि हमने कुछ टाइम पहले ये भी कवर किया था कि सिनेमा हॉल्स में भी हाउ वी कैन मेक इट इंक्लूसिव, तो वी आर टॉकिंग अबाउट वहाँ पे दिस। सबटाइटल होना चाहिए, वहाँ पे भी साइन लैंग्वेज अवेलेबिलिटी होना चाहिए, डायरेक्टली वहाँ पर नहीं, मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू। फिर हमने हाँ ये भी बात की थी पुलिस स्टेशन में भी कैसे ईज ऑफ फाइलिंग एफआईआर या अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए भी वहां पे भी कैसे मतलब या तो कोई ट्रेन पुलिस पर्सनल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ब्रेल सिस्टम होना चाहिए वहां पे भी। तो डिफरेंट डोमेन में हम इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं। When we talk about green hydrogen, it is an alternative mode of renewable source of energy to solar, hydro, and wind. तो इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लान है विथ रिगार्डिंग टू ग्रीन हाइड्रोजन 5 मिलियन टन प्रोडक्शन बाय 2030 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अलग अलग कंपनीज, टाटा मोटर्स, वोल्वो, एचर, अशोका लेलैंड हैज आल्सो डेवलपिंग हाइड्रोजन बेस्ड पावर ट्रक। दुनिया में एक कंट्री है जो लीड कर रहे हैं हाइड्रोजन ट्रक में, वो है जर्मनी। उसके बाद जो कंपनी दैट इज क्रिएटिंग हाइड्रोजन फ्यूल सेल, दैट इज टोयोटा इन जापान। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हाइड्रोजन विल बिकम मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव मोड ऑफ फ्यूल रादर देन पेट्रोल या फिर ईवी। क्योंकि फायदा क्या है हाइड्रोजन का? पहला, ये कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, इट इज़ ईजिली अवेलेबल। हाइड्रोजन अबेंडेंट गैस है, उसको यूज़ कर सकते, एक्सट्रैक्ट कर सकते, ईजिली एक्सट्रैक्टेबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। वाटर को तोड़ दो H2O2 में, ओ को यूज़ कर सकते हो, ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हो इन द मेडिकल फैसिलिटी, इन द स्टील मेकिंग इंडस्ट्री और अलग अलग फील्ड में। तो उससे फ़ायदा होगा बाई प्रोडक्ट से। और H2 को वापस से कन्वर्ट करो अमोनिया में, ग्रीन अमोनिया में, क्योंकि H2 को डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट करने में इट इज़ फ्लेमेबल, इट विल क्रिएट अ सेफ्टी इशू, दैट इज इट इज़ कन्वर्टेड अंडर द ग्रीन अमोनिया। NH3 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इट विल बी ट्रांसपोर्टेड, और वहाँ पर जो प्लांट बैठेंगे वहाँ पर वापस से NH3 को कन्वर्ट करेंगे H2 में, उसके बाद फिर इसको छोटे छोटे सिलेंडर्स में पैक कर देंगे। तो चैलेंजेस इंडिया में क्या है? इलेक्ट्रोलाइजर इंडिया डिपेंडेंट है। दूसरे जो प्राइसेस है टू मेक H2, इट इज रिड्यूसिंग ईयर बाई ईयर, और अभी 350 रुपीज 400 के आसपास 1 kg होता है। तो जब 200 100 हो जाएगा तब इट विल बी मोर इकोनॉमिक वाइबल फॉर द मासेस टू अडॉप्ट इट। थर्ड, सेफ्टी चैलेंजेस है। जो सिलेंडर अवेलेबिलिटी है उसमें जो कंपोजिट मटेरियल यूज होता है, इट इट शुड बी वेरी रेजिस्टेंट, इट शुड बी वेरी डक्टाइल, और स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन को स्टोर करना इट इज़ वेरी चैलेंजेबल टास्क। दैट इज वाई लॉन्ग इंडिया टुक वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप क्रायोजेनिक इंजन। तो सप्लाई चेन का इशू होता है। तो 3-4 इश्यूज है अप्रोक्सीमेटली अभी, वो लॉन्ग टर्म में कम होगा, तभी जाके वी कैन यूज हाइड्रोजन। तब कैसे किया जाएगा? लॉन्ग इंडिया क्या प्लान है? इंडिया का प्लान ये कि प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव दिया जाएगा इसमें अंडर द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और फिर अलग अलग मटेरियल यूज किया सकते हैं सिलेंडर के लिए, कार्बन फाइबर, और जैसे CNG को स्टोर करते हैं वैसे ही हाइड्रोजन को भी स्टोर कर सकते हैं हायर प्रेशर। तो ऑलरेडी इंडिया के पास गेल और CNG से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है, उनके पास कैपेसिटी बिल्डिंग और एक्सपर्टीज है, तो दे कैन बी रोप्ड इन फॉर क्रिएशन ऑफ द हाइड्रोजन सिलेंडर। तो दूसरे जो अंडर दूसरे फायदा क्या है कि जो फ्यूल सेल है, बैटरी सेल है, वो हेवी होता है, लेकिन जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल इट इज मच लाइटर, दैट इज वाई इट कैन बी स्टैक्ड ऑन वन अनदर। अब वो लाइटर होता है तो अब ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी देगा हाइड्रोजन में भी। बोलो मानसी।
तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है इसमें हमारा एम ये है कि इंडिया को एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चर की तरह पुट अप करना टू द वर्ल्ड एंड टू अगेन इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट कैपेसिटी इन ग्रीन हाइड्रोजन. तो नॉट जस्ट फॉर डोमेस्टिक सेल्फ रिलायंस या एज एन ऑल्टरनेटिव ग्रीन फ्यूल, वी ऑल्सो वांट टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स ऑफ इट. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एक फैक्ट हम कवर भी कर चुके हैं पहले कि 5 मिलियन मेट्रिक टन्स कैपेसिटी डेवलप करना है एनुअली, इतना हमारे पास होना चाहिए बाय 2030 ग्रीन हाइड्रोजन. हम्म तो इसमें दो है हाइड्रोजन फ्यूल. पहली बात है कि क्यों फायदा है हाइड्रोजन. तीसरा एक और एक फायदा है इसमें. हाइड्रोजन कैन बी यूज एज इन द आईसी इंजन. आईसी इंजन में वी यूज पेट्रोल, डीजल एंड इवन सीएनजी टू क्रिएट अ कंबंशन इन द इंजन. और उसके कारण देयर इज अ मूवमेंट इन द पिस्टन. पिस्टन मूवमेंट के कारण फिर देयर इज अ मूवमेंट इन द गियर. उसके बाद फिर गाड़ी चलता है. तो आईसी इंजन में भी यूज कर सकता है हाइड्रोजन को. और दूसरा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी स्टैब्लिश कर सकते हैं. व्हेन हाइड्रोजन इज स्टोर्ड इन हाई प्रेशर टैंक, इट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिसिटी. तो वो हो जाता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल. वाटर इज द ओनली बाई प्रोडक्ट. इट इमिट्स वेरी नेट नियर टू जीरो कार्बन एमिशन होता है इसमें. तो नेक्स्ट, यू कैन फाइल टैक्स राइट नाउ. टैक्स पोर्टल ऑनलाइन दिया हुआ है फॉर सैलरीड वर्कर्स, इंडिविजुअल, एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. सेंटर बोर्ड डायरेक्ट टैक्स स्टैट्यूटरी बॉडी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में स्टैब्लिश हुआ. ITR 1, ITR 2, ITR 4 ई फाइलिंग पोर्टल. इट इज अवेलेबल फॉर टैक्स पेयर. कोई भी रेड्रेसल होगा, ऑनलाइन ईज होगा, वो कर सकते हैं. तो एनुअल So, टैक्स टैक्स एक्सपर्ट पॉइंटेड आउट ऑल एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट. उसका क्या है एक तरह से, इट इंक्लूड डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज. और information will be available only after it gets updated from the banking and financing institution. इससे थोड़ा लेट होता है. इसमें डिफरेंस क्या होता है औशिक टीडीएस और टीसीएस के बीच में? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स. तो नाम में है कि टैक्स कलेक्टेड एज सोर्स. स्टार्टिंग में आप टैक्स कलेक्ट कर लोगे, उसके बाद फिर टैक्स टीडीएस होता है कि आपको टैक्स डिडक्ट किया जाएगा, बाद में आपको वापस मिल सकता है. टीसीएस नहीं मिलता वापस बाय द गवर्नमेंट. ये बोल सकते हो दो चीज में. एक डिफरेंस इसमें ये है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है, जो आपकी कंपनी या जो जहाँ पे आप वर्क करते हो, तो आपकी जो सैलरी है उसमें से पहले टीडीएस कट के आपको सैलरी मिलती है. टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि वो कलेक्ट कर लेता है पहले जितना भी टैक्स करना होता है. तो मतलब यहाँ पे सेलर और प्राइवेट सेक्टर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है. दोनों में पहले ही डिडक्शन हो जाता है. हम्म एंड ठीक है, यहाँ पे अगर टीडीएस, ये एक चीज और मेंशन, ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन इफ अ बायर डिडक्ट्स टीडीएस बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, देन इन दिस केस टीसीएस इज नॉट एप्लीकेबल. और टीसीएस मतलब हाँ, दोनों साथ गवर्न में बाय ही. फाइनेंस एक्ट 1994, where TDS is governed by Income Tax Act 1961. और ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी टीसीएस कलेक्ट करती है हमसे. टीसीएस अंडर जीएसटी कलेक्ट किया जाता है. मतलब वो सामने तो हमें टीसीएस लिखा नहीं मिलता, पर जीएसटी के अंडर टीसीएस इज कलेक्टेड एट ई कॉमर्स साइट. मतलब सेलर्स जो है वो टीसीएस कलेक्ट करते हैं. हम्म ठीक है. Risk of vaping quantified in new US study. वेपिंग. अब वेपिंग से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट था ई सिगरेट. तो बात हो रहा था कि सिगरेट को कम यूज करने के लिए देयर इज ऑल्टरनेटिव फॉर्म ई सिगरेट. और ई सिगरेट यूसेज अमंग द टीनेजर वो बढ़ चुका है, क्योंकि वो कूल लगता है, एक ट्रेंड है. और दूसरा कि इट डज नॉट कंटेन निकोटिन, और डायरेक्टली कंबशन उसमें नहीं होता है, तो हार्मफुल गैसेस नहीं होते. तो ई सिगरेट, ई वेपिंग प्रमोट किया गया था. लेकिन फिर बाद में पता चला कि जो वेपिंग किए जाते हैं तो इसके अंदर वीओसी होते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड.
it impacts the lung or it enters into the blood stream. उसके कारण it creates artery blockage और long term में BP, CVD का खतरा बढ़ जाता है. For example कि one of the India few countries that have banned manufacture, import and sale of e-cigarette. 2017-18 में एक्ट आया था which banned the e-cigarette uses. 23% of the India people in India reported using e-cigarette. 8% daily. तो क्या होता है कि जो एक ई सिगरेट है क्या बेसिकली, तो सिगरेट जैसी होता है, आगे में केमिकल होते हैं और पीछे में एक लाइटर छोटे से होते हैं दैट हीट्स द केमिकल, और केमिकल के कारण फिर डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होता है उसके अंदर में. तो वेपिंग होता है, धुआं निकलता है और बाकी फिर आप इनहेल करते हो. द रीजन ई सिगरेट विच डज नॉट गेट टार, इट वॉज पुश्ड एज एड फॉर स्मोकिंग सेसेशन. धीरे धीरे किसी को सिगरेट छोड़ना है तो उसमें ई सिगरेट प्रमोट किया जाता था यूएस और बाकी जगह पर. सो आई हैव अ क्वेश्चन कि क्या ई सिगरेट्स इंडिया में लीगल है? नहीं, बैन किया हुआ. बैंड है, बैंड मैन्युफैक्चर इंपोर्ट एंड सेल ऑफ ई सिगरेट. हाँ, सब कुछ completely banned. Production, manufacture, import, export, transportation, sale and distribution under Prohibition of Electronic Cigarettes Act 2019. क्योंकि अगर कि जो लिक्विड उसके अंदर में होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, कौन से कंपाउंड के बने हुए हैं पता नहीं चलता है. विट कैन नॉट रेगुलेट दैट काइंड ऑफ कंपाउंड. कैंसर कॉजिंग हो सकता है, लंग डिजीज भी कॉज करता है. कुल मिला के देखा जाए तो वी आर मूविंग फ्रॉम बैड ऑल्टरनेटिव टू वर्स ऑल्टरनेटिव. Bangalore and Cape Town, a tale of two cities hit by water scarcity. Cape Town also faced a serious water shortage 2015-18 के बीच में, when they were calling for a day zero कि municipal authority would effectively cut water supply due to empty reserve for the cities and they have to wait in the queue for daily ration of water. जैसे पीडीएस मिलता है वैसे वाटर मिलेगा आपको खड़ा होकर के एक बाल्टी में. तो इट वाज बिकॉज ऑफ द ड्रॉट, एल नीनो कंडीशन और नेगेटिव आईओडी के कारण ही हुआ. व्हेन द रिजर्वर ड्रॉप्ड. दूसरा, लो रेनफॉल. सिमिलरली द केस विद द बेंगलुरु, वहां पर भी 60% ऑफ वाटर सप्लाई इज फ्रॉम द कावेरी बेसिन और बाकी ग्राउंड वाटर से. वहां पर भी अनप्लान अर्बनाइजेशन, बैंगलोर में अनप्लान अर्बनाइजेशन, वहां पर भी एटीट्यूड चेंज नहीं था लोग के अंदर में, यहाँ पर भी नहीं है. तो वी शुड हैव लर्न फ्रॉम केप टाउन. अगर पहले से वाटर प्रोडक्टिविटी, वाटर डिप्लोमेसी प्रमोट करते हैं तो पता लगता है कहाँ पर बेस्ट सोल्यूशन है, मॉडल है, और कहाँ पर वर्स है. वी कैन लर्न फ्रॉम दैट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. तो अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो टू ब्लेम अपार्ट फ्रॉम लो रेनफॉल, इरेटिक रेनफॉल, because of concentration of the lands, low recharge of the water, reclamation of the water bodies, green cover और water bodies सिर्फ 4% है ओवरऑल. तो ये टेल ऑफ टू सिटीज दिया हुआ है, लेकिन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन डिटेल कि क्या होना चाहिए. कौन सिंगापुर मॉडल से लेकर के एक्वाफायर रिचार्ज, वाटर हार्वेस्टिंग, सब चीज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. तो वी कैन ओनली से दैट वी शुड हैव लर्नड फ्रॉम केप टाउन इफ वी हैव ए प्रमोटेड वाटर डिप्लोमेसी बैक देन. परसेंट वाटर हमें रेनफॉल से ही मिल सकता है अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं. यू आर नॉट ऑडिबल कर